हेलो एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 7। पार्ट 6 वीडियो में हमने ये देखा कि 1793 से 1794 तक का जो पीरियड था उसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। लुई 16 की डेथ के बाद फ्रांस की जनता ने जैकोबिन क्लब के लीडर रोबेस्पियर को अपना नेता मान लिया, क्योंकि जैकोबिन क्लब फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान काफ़ी एक्टिव था और उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे, जिनसे फ्रांस के लोग जो थे वह काफ़ी इंस्पायर हो चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि रोबेस्पियर से बढ़कर और कोई उनके लिए अच्छा नेता नहीं हो सकता। तो रोबेस्पियर को उन्होंने अपना नेता चुन लिया। जैसे ही रोबेस्पियर की सरकार बनी तो रोबेस्पियर ने अपनी पावर्स का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उसने कुछ ऐसे गलत काम किए जिससे फ्रांस की जनता निराश हो गई और रोबेस्पियर से बहुत परेशान हो गई। और फाइनली 1794 में रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और उसे लास्ट में गिलोटिन कर दिया गया, यानी उसका भी सिर काट दिया गया। तो उसके आगे क्या हुआ वो हम इस पार्ट 7 में देखेंगे। आर डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। अब जैसे ही सरकार गिरी, अब रोबेस्पियर नहीं रहा तो इट मीन्स जैकोबिन गवर्नमेंट गिर गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ की वेल्थियर मिडिल क्लासेस थी उन्होंने पावर को सीज़ कर लिया, उन्होंने पावर को अपने कब्ज़े में कर लिया। जिससे क्या हुआ, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया। ये जो वेल्थियर मिडिल क्लासेस थी उन्होंने नया संविधान वहाँ पर बनाया और इस नए संविधान के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शंस हैं वह वोट नहीं दे सकती, वह लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वह वोट नहीं दे सकते। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनी और इन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की। स्टूडेंट्स, डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी जिसमें 5 मेंबर्स थे और इन 5 मेंबर्स को डायरेक्टर्स कहा जाता था। तो ये 5 मेंबर्स एज अ सेफ गार्ड चुने गए थे, जो कि 1 मैन एग्जीक्यूटिव की पावर्स पर नज़र रखते थे। जैसे एक आदमी का शासन चल रहा हो, एक आदमी राज कर रहा हो, तो उसके पास पूरी पावर्स है और उसकी पावर्स को कंसंट्रेट करने के लिए ये सेफ गार्ड चुने गए थे। देन डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हु देन सॉट टू डिसमिस देम। लेकिन ये डायरेक्टरी ज़्यादा देर तक तो चली नहीं, ये सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बीच में क्लैश हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डायरेक्टरी को ही डिसमिस कर दिया। जिन्होंने बनाई थी उन्होंने ही डिसमिस कर दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा था, जो लोग डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे उन लोगों के लिए रास्ता साफ होता जा रहा था। जैसे कि जैसे 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं और तीसरा उसका फ़ायदा उठा ले, बस वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई थी। कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई सरकार चला नहीं पा रहा था, डायरेक्टरी बनी तो वो फेल हो गई, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। और इसमें क्या हो रहा था, जो लोग डिक्टेटरशिप, जो लोग राज करना चाहते थे कंट्री पर, वह लोग इसका फ़ायदा उठा रहे थे और उनमें से एक था नेपोलियन बोनापार्ट। राइज़ ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सेम यही किया। उसने भी देखा कि फ्रांस की सिचुएशन कैसी है, वहाँ की इनस्टेबिलिटी को देखकर उसने मतलब वहाँ पर डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर ली। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। जो ये चेंजेस थी ना, जैसे सरकार बनाना, आज़ादी, फिर कानून के सामने सब बराबर हैं, भाईचारा होना चाहिए, ये जितने भी आइडियाज़ थे ये सारे इंस्पायरिंग आइडियाज़ थे और जिनसे फ्रांस के जनता इंस्पायर थी, मोटिवेट हो चुकी थी। लेकिन ये आइडियाज़ यूरोप की बाकी कंट्रीज़ में भी फैले थे। यूरोप की बाकी कंट्रीज़ भी चाहते थी कि हमारे देश में भी ऐसा ही हो, यहाँ पर भी सरकार बने, यहाँ पर भी फ्रेटर्निटी हो, यहाँ भी इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाला सिस्टम हो। तो और ऐसा ही हुआ। आगे के सालों में यूरोप की कई कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वह लोग भी अपनी कंट्रीज़ में ये सब लाना चाहते थे। डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन?
क्या औरतों ने भी रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था? यस, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव। जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी तब से ही औरतें बहुत एक्टिव थी। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, दे डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। थर्ड एस्टेट की बहुत सारी औरतें थी जो खाली जीने के लिए काम करती थी। वह अपने घर में भी काम करती थी, दूसरों के घर में भी नौकर की तरह काम करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां बेचने जाती थी, किसी के कपड़े धो लेती थी। तो वह ये सब काम सिर्फ खुद के जीने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही थी। तो वह पढ़ाई नहीं कर सकती थी, इतने गरीब थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पढ़ाई कर सके। लेकिन कुछ बेटियां जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, कुछ वेल्दियर मेंबर्स की जो बेटियां थी, वह स्टडी कर सकती थी, वह पढ़ाई कर सकती थी। अब थर्ड एस्टेट स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया पिछली वीडियो में, थर्ड एस्टेट में भी 3 ग्रुप्स थे। जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप था वो वेल्दियर मेंबर्स थे, उनमें लॉयर्स, प्रोफेशनल्स और भी बहुत सारे लोग आते थे जो एजुकेटेड थे। ये वेल्दियर मेंबर्स थे, इनको मिडिल क्लास भी कहते हैं, वेल्दियर मिडिल क्लासेस के मेंबर थे। तो इनकी बेटियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। लेकिन इससे जो नीचे वाले वर्ग के लोग थे वह बहुत गरीब थे, वो पीजेंट्स एंड वर्कर्स इसमें आते हैं, वह अपनी बेटियों को अच्छे अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते थे। एजुकेटेड वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। जो पढ़ी लिखी औरतें थीं उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स शुरू किए थे और कुछ न्यूज़पेपर्स पब्लिश की थी। अबाउट 60 वीमेन क्लब्स कैम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़। फ्रेंच के काफ़ी शहरों में कम से कम 60 वुमेन क्लब्स बनाए गए थे, 60 वुमेन क्लब्स बनाए गए थे, जिनमें से 2 वुमेन क्लब काफ़ी मशहूर थे। एक का नाम था सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी और दूसरा नाम था रिपब्लिकन वीमेन। देयर डिमांड वाज सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। तो उनकी डिमांड्स क्या थी औरतों की? वह भी मर्दों के बराबर के पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी। जो पॉलिटिकल राइट्स आदमियों को मिले हुए थे वह औरतें भी वही सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी। ओनली स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड फॉर वीमेन एंड स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो उनका जो ये रेवोल्यूशन है वह सक्सेसफुल रहा थोड़ा। उसमें जो वहाँ पर उस टाइम रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने औरतों के लिए स्टेट स्कूल्स क्रिएट किए और बेटियों की पढ़ाई कंपलसरी की, मतलब बेटियों का पढ़ना ज़रूरी है। तो ये उन्होंने कंसेप्ट लाया। और नो फोर्स टू मैरिज, शादी के लिए अब कोई भी फोर्स नहीं कर सकता था लड़कियों को, लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती थी, जब चाहे तब कर सकती थी। डिवोर्स मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बोथ वीमेन एंड मैन। और डिवोर्स भी अब लीगल बन चुका था, वीमेन भी अप्लाई कर सकते थे इसके लिए और मैन भी अप्लाई कर सकते थे। जिसको भी डिवोर्स चाहिए था वह इसको अप्लाई कर सकता था। नाउ वुमेन कुड डू जॉब्स, अब औरतें भी जॉब कर सकती थी, बिजनेस चला सकती थी। ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर विमेन क्लब्स पर क्लोज्ड। जब रेन ऑफ टेरर का पीरियड था तब विमेन क्लब्स को क्लोज कर लिया गया था। मैनी वुमेन वर अरेस्टेड, बहुत सारी औरतों को अरेस्ट भी किया था। लेकिन उनका जो स्ट्रगल था, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो स्ट्रगल वो कर रही थी, उनको उन्होंने कंटिन्यू रखा। इट वॉज फाइनली 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और फाइनली 1946 में औरतों को वोट देने का हक मिला। थैंक यू सो मच।